पापा हॉस्पिटल से दौड़े दौड़े आए, मुझे बहुत तेज़ी से गले लगाया, तो ये शायद इसीलिए थी ये पूरी मेहनत। मैंने तो पहले ही चालू कर दिया था अच्छे से खिलाना। मैं दो रिज़ल्ट आने से पहले ही चूरमा बना दिया था उन्होंने तो, कि आज तो तेरा अच्छा ही आएगा रिज़ल्ट। उन्हें मुझसे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। तो इन फ्यूचर अगर कभी आपको राजस्थान कैडर मिलता है, बाड़मेर मिलता है, तो क्या चेंज करना चाहोगे? दादाजी का काफ़ी पहले से ही सपना था। जब मुझे इन चीज़ों की समझ भी नहीं थी, तब से वो कहते थे कि काफ़ी बड़ा अफसर बनना है तुझे। जैसे मेरा 10th 11th 12th में बैकग्राउंड अलग रहा, फिर कॉलेज का बैकग्राउंड अलग रहा, तो ये जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैंने 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। 3rd ईयर से आपने तैयारी शुरू कर दी, फिर कॉलेज लाइफ को, कॉलेज को, पर्सनल लाइफ को, साथ में इतनी सारी पढ़ाई को कैसे बैलेंस किया? क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि इन्होंने जब आईएएस क्रैक किया या कहीं आईपीएस क्रैक किया, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, तो इतने घंटे तक वो पढ़ाई करते थे, इतने महीने तक उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, सारी दुनियादारी से सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। तो क्या वाकई में आपने ऐसा किया या इसको अलग तरीके से आपने मैनेज किया? हाँ, डिसअपॉइंटिंग तो था कि मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका था, और शायद मैं अगर थोड़े और एफर्ट्स दे देता तो, पर वो कहीं ना कहीं निराशा खुद से ही थी कि शायद मेरे प्रयासों में ही कमी रह गई है। यूपीएससी क्रैक करना मानो कि हर एक विद्यार्थी का सपना होता है, पर ये सपना पाना और इस सपने को साकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। या कहें कि कई लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद सफलता हासिल नहीं होती। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन के बल पर इस सफलता को हासिल करते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपनी जगह का नाम रोशन करते हैं। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है, तन्मय मेघवाल जी, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है, 832वीं रैंक हासिल की है। और अगर अभी आप इनके चेहरे पर जो ये मुस्कुराहट देखेंगे ना, तो एक लंबा सफ़र है, उसके बाद ये मुस्कुराहट आई है, गले में ढेर सारी मालाएं हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। देखिए, सफ़र मुझे पता है इतना आसान नहीं रहा होगा जितना आज हम देख पा रहे हैं कि चेहरे पर जितनी मुस्कुराहट है, कई यहाँ पर आपने संघर्ष किए होंगे। तो कब आपने सोचा, क्योंकि मुझे लगता है जो बीज है ना बचपन में बोया जाता है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो कब आपकी लाइफ में पहला वो पॉइंट आया जब आपको लगा कि मुझे एग्ज़ाम देना है और ये क्लियर करना है? ये मैंने काफ़ी पहले से ही सोच रखा था कि अल्टीमेटली तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में ही जाना है। दरअसल जब मैं छोटा था तो पिताजी जब मुझे कहते थे कि असली इम्पैक्ट अगर आपको बनाना है तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाके ही बनेगा। हालांकि मेरी रुचि प्राइमरली साइंस मैथ्स की टुवर्ड्स भी थी, तो मैंने आईआईटी भी की, पर मुझे कहीं ना कहीं अनुमान था कि मुझे अल्टीमेटली तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना है। तो ये काफ़ी पुराना सपना ही है, जब पहला सपना मैंने देखा होगा तो वो यही होगा। इसके पीछे देश सेवा का कोई भाव या फिर कुछ और बड़ी वजह कि हाँ मुझे ये करना है? क्योंकि आईआईटी आपने किया, आईआईटीएन आप रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे बड़े बड़े पैकेजेस भी आपको ऑफर हुए होंगे। एक्चुअली मैं जो मेरा अल्टीमेट गोल था वो तो सर्विस टू सोसाइटी ही है, जो लोगों की सेवा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली में, वो काफ़ी अट्रैक्टिव था मेरे लिए। और टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा, तो इसी सब ने मुझे खींचा इस सर्विस की टुवर्ड्स अल्टीमेटली। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा इस पूरे सफ़र में? मेरे प्राइमरी इंस्पिरेशन तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ही रहे हैं। दादाजी का काफ़ी पहले से ही सपना था। जब मुझे इन चीज़ों की समझ भी नहीं थी, तब से वो कहते थे कि काफ़ी बड़ा अफसर बनना है तुझे, और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है इन सब चीज़ों का मतलब। और पिताजी है वो काफ़ी कर्मनिष्ठ रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी हर्डल्स और बर्डन के बाद भी अपने काम पर 100% दिया है। तो वो काफ़ी बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। जब भी मैंने स्ट्रगल फेस किए है, मैं उनके इस स्ट्रगल को याद करता हूँ और ख़ुद को इकट्ठा करके फिर से लग जाता हूँ मेहनत में। यानी कि पापा के स्ट्रगल से आपने सीखा है कि हाँ कैसे अपना मुकाम हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया आपने आईआईटी क्रैक किया, मुझे लगता है कि आपका जो शुरुआती सफ़र था एजुकेशन का, वहीं से आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट या कहें होनहार विद्यार्थियों की सूची में अपना नाम रखते थे। होनहार कहें, मेहनती कहें, पता नहीं क्या, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अगर मैं अपना पोटेंशियल रीच करूं तो मैं काफ़ी बड़े बड़े गोल्स जो होते हैं वो अपने अचीव कर सकता हूं। तो मैंने बस वही सोचा कि मुझे अपना पोटेंशियल रीच करना है, और वो काफ़ी काम आया है मेरे इस पूरे जर्नी में। इस पूरी जर्नी में शुरुआत कब से आपने शुरू की? क्योंकि साइंस मैथ्स का अगर बैकग्राउंड है, आईआईटी आपने की, तो वहाँ का कोर्स और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या कहें कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए कोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि साइंस मैथ्स का पोर्शन बहुत कम होता है, जीके अदर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। तो वो कैसे आपने प्रिपेयर किया खुद को, उसके लिए कैसे ढाला, तैयार किया?
जब मैं आईआईटी में था तभी ये तैयारी चालू हो चुकी थी। ये फाउंडेशन रखने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि जैसे मेरा 10th 11th 12th में बैकग्राउंड अलग रहा, फिर कॉलेज का बैकग्राउंड अलग रहा, तो ये जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है इनकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैंने थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। फिर वो थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर भी मैं फाउंडेशन पे ही ध्यान देता रहा। फिर उसके बाद मेरे एक्चुअल अटेम्प्ट चालू हुए, तो मुझे पता चला कि फाउंडेशन में अभी और चीज़ों की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे मैंने उनको कवर किया और अपने इस एक्चुअली होलिस्टिक नॉलेज की ज़रूरत तो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो मैंने बस वही वहाँ से स्टार्ट किया था ये। यानी कि थर्ड ईयर से आपने तैयारी शुरू कर दी। फिर कॉलेज को पर्सनल लाइफ को, साथ में इतनी सारी पढ़ाई को कैसे बैलेंस किया? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एग्ज़ाम तो सिखा ही देता है, जो एक्चुअली में शायद आगे काम भी आती है। तो ये मैंने धीरे धीरे एक बार में तो नहीं सीखा जाता, मैंने धीरे धीरे करके समझा कि मुझे कहाँ वक्त देने की ज़रूरत है, किस वक्त। तो प्रायोरिटाइज़ करें आप चीज़ों को, आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बनाएं। हर चीज़ों को वक्त देना भी ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए, वरना इंसान हैप्पीनेस को भूल जाता है, तो फिर वो अलग रास्ते पे निकल जाता है, तो एफिशिएंसी उससे डाउन ही हो जाती है। तो अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट स्किल काफ़ी काम आया मेरे इस पूरे में। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी स्किल है और जो सीख लेता है वो बहुत कुछ सीख जाता है। अब ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बोला थर्ड ईयर से आपने तैयारी शुरू की, उसके बाद तैयारी कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि कॉलेज के बाद आप थोड़ा फ्री हुए होंगे, उसके बाद आपने क्या किया? कोचिंग की, सेल्फ स्टडी की, कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? थर्ड ईयर में एक्चुअली में मैंने ह्यूमैनिटीज़ को समझने के लिए कोचिंग ली थी। दिल्ली से ही कोचिंग कर रहा था मैं, मेरा कॉलेज भी दिल्ली में ही था। तो मैंने पहले बेसिक एनसीईआरटीज़ कवर की। मैंने समझा कि इस एग्ज़ाम को समझने जो टॉपर्स कहते हैं, कुछ गाइड बुक्स होती है, बेस बुक्स होती है, मैंने उन्हें कंप्लीट किया, जैसे लक्ष्मीकांत। और फिर उसके बाद मैंने डीप नॉलेज के लिए तरह तरह की इंफॉर्मेशन और तरह तरह की सोर्स मटेरियल्स को कवर किया, ताकि मैं एक होलिस्टिक नॉलेज ले पाऊँ इस पूरे एग्ज़ाम सिलेबस की। तो धीरे धीरे करके ही ये बेस बढ़ा है। और जो 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, वो तीनों काफ़ी अलग स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स काफ़ी ऑब्जेक्टिव होता है, काफ़ी फैक्ट बेस्ड होता है, मेंस काफ़ी सब्जेक्टिव होता है और काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो आपको अल्टीमेटली सब चीज़ों की ही नॉलेज होनी चाहिए, और एग्जीक्यूशन भी एक स्किल जो मैंने सीखा कि आप सब पढ़ तो लो, बट उसके बाद अगर आप उस दिन स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में अगर आप उस दिन फंबल कर जाओ, तो वो फिर चीज़ें बैकफायर कर जाती है और आपको और बुरा लगता है। तो खुद पे मास्टर करना भी एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है इस एग्ज़ाम में। तो वो भी धीरे धीरे करके ही मैंने खुद को सिमुलेट करके ही सीखी। अलग अलग पेपर दिए, अलग अलग कोचिंग्स के पेपर दिए, काफ़ी वाइड वेराइटीज़ ऑफ नॉलेज कवर करने की कोशिश रही है इस पूरे। स्टडी हार्स की अगर मैं बात करूँ तो डेली आप कितना टाइम निकाल पाते थे? क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि इन्होंने जब आईएएस क्रैक किया या कहीं आईपीएस क्रैक किया, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, तो इतने घंटे तक वो पढ़ाई करते थे, इतने महीने तक उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, सारी दुनियादारी से सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। तो क्या वाकई में आपने ऐसा किया या इसको अलग तरीके से आपने मैनेज किया? एक्चुअली में ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो जब शुरुआती दिन थे मेरे, जब मुझे सारा वास्ट नॉलेज कवर करना था, तो मैं काफ़ी घंटे पढ़ लेता था। मैं 10 आवर्स अ डे तक पहुंच जाता था ऑन एन एवरेज डे, जब मैं दिल्ली में रहता था। पर धीरे धीरे ये जब चीज़ें मुझे समझ आने लगी, मेरा स्ट्रॉन्ग होने लगा और बेस, तो फिर उसके बाद ये आवर्स कम हुए, फिर भी ये कभी 6 to 8 आवर्स से कम नहीं हुए, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली खुद को रिवाइज़ करता रहना पड़ता है और खुद को कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में रखना पड़ता है। तो ये टाइम टेकिंग और एफर्ट टेकिंग तो है। तो आपको 6 to 8 आवर्स मिनिमम रहेंगे, और अंडर एनी गुड डे आप 10 to 12 आवर्स भी पहुंच सकते हो। बट ये एग्ज़ाम काफ़ी कमिटमेंट तो आपसे डिमांड करेगा। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपने फाइट किया हो, या आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि यही दिन है? नहीं, शुरुआत से मेरा एक ही लक्ष्य था, एक ही टारगेट था, और मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट भी रहा है कि तुम अगर चाहो तो कर सकते हो दूसरा एग्ज़ाम, बट अगर तुम्हें ये देना ही है तो इतना समझ लो कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए 100% अटेंशन और फोकस चाहिए होगी, तो तुम बस इसी पे ध्यान दो। अगर चेंज करना होगा तो बाद में देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट फैमिली सपोर्ट काफ़ी था, तो इस चक्कर में मैंने पूरा अपना अटेंशन इसको ही दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होंगे जिनको देखकर आपको लगता होगा हाँ ये पेपर जब मैंने देखा तो ये पक्का मैं क्लियर कर देता, बट नहीं, मुझे अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो ये मैं अगर गलत नहीं, 4th अटैम्प्ट आपका है? हाँ। तो ये जो 4th अटैम्प्ट तक का जो सिलसिला रहा होगा, कुछ ऐसे मोड भी आए होंगे, आपको लगा होगा कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है? क्योंकि लास्ट जैसे कि हमारी टीम से जसवंत जी मुझे बता रहे थे कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर उसके बाद जब थोड़ी सी निराशा तो होती है, ह्यूमन नेचर है। हाँ, डिसअपॉइंटिंग तो था कि मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका था, और शायद मैं अगर थोड़े और एफर्ट्स दे देता तो, पर वो कहीं ना कहीं निराशा खुद से ही थी कि शायद मेरे प्रयासों में ही कमी रह गई है। तो वो मेरे लिए सीख थी, क्योंकि मैं
खुद को ही सुधार सकता था उसके बाद। तो मैंने उसी पे काम किया और अपनी डिसअपॉइंटमेंट को, मैंने एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर हावी ना होके खुद को पूरा ट्राई किया कि मैं फिर से वहाँ तक पहुँचूँ और इस बार ये एग्ज़ाम क्लियर ही कर दूँ। मेरा पिछली बार साल 1 मार्क्स से ही रहा था कट ऑफ में, तो मैं काफ़ी श्योर था कि मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मैं फाइनल लिस्ट में तो आ ही जाऊँगा। तो मैंने खुद को ज़्यादा हावी ना होने दिया, डिसअपॉइंटमेंट को ज़्यादा हावी ना होके खुद पे काम किया। कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि यार नहीं हो पाया ना, तो ये लक फैक्टर है, ये है वो है, बट आपने इसको चुनौती दी कि हाँ लक फैक्टर नहीं, ये अपनी मेहनत में कुछ कमी खामी है जो हम सुधार सकते हैं, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, लक फैक्टर ये चीज़ें होती तो है, लक फैक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट मुझे इतना आइडिया था कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो शायद लक भी मेरे फेवर में ही आ जाएगा। तो मैंने बस उसी पे ध्यान दिया कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे कौन से वेरिएबल्स मैं कंट्रोल करता हूँ। उसके बाद जो पेपर आएगा, जो चेकिंग होगी, वो तो होनी है, वो तो सबके साथ फेयरली और इक्वली ही होती है, तो उसको क्या ही ब्लेम देना है, उस पर क्या ही थॉट देना अपना। तो मैंने खुद पे ही ध्यान दिया। तन्मय जी सच सच बताइएगा, इस बार का जब आपने मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू दिया, उसके बाद लग रहा था कि हाँ इस बार पक्का हो जाएगा, गट फीलिंग क्या थी? गट फीलिंग पिछली बार से काफ़ी पॉजिटिव थी। जैसा कि मैंने कहा 1 नंबर से ही रहा था मैं, तो पिछली बार से मैं काफ़ी पॉजिटिव था कि इस बार शायद मैं फाइनल लिस्ट में पहुंच जाऊं। बट अगेन मेरी रैंक क्या होगी, कैडर क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें अनसर्टेनी थी। तो मैं इतना ज़्यादा इसमें प्रोसेस में था नहीं कि मैं खुश हो जाऊँ पहले ही। मैं वेट कर रहा था कि रिज़ल्ट जब आएगा, कुछ मेरे पास श्योरली होगा बताने को, तभी मैं इस बारे में सोचूंगा या इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। वरना मैं ज़्यादा स्पेकुलेशन मैंने थोड़ी बहुत तो कर ली थी, बट उससे आगे मैंने सोचा, खुद को समझाया कि इस पे ध्यान नहीं देते हैं, फाइनल लिस्ट को आने देते हैं और जो कॉन्क्रीट हमारे पास होगा हम उन्हीं पे बात करेंगे। एग्जाम की तैयारी के बाद जैसे आपने बताया दिल्ली में थे, तो उसके बाद अभी आप बाड़मेर ही रह रहे थे जब तैयारी चल रही थी, एग्जाम चल रहे थे, या फिर वहाँ पर ही रह रहे थे, आप वहीं रहकर तैयारी कर रहे थे? दिल्ली रहकर ही ये तैयारी हुई है पूरी। और सिंस मेरे को मैं काफ़ी टेस्ट सीरीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। कोचिंग तो मैं सच नहीं लेता, बट टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो मैंने नोट किया है कि घर पे थोड़ा कैजुअल एनवायरनमेंट होता है, तो वो सिमुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में ही रह के अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वो सिमुलेट करता हूँ। और भी किसी फ्रेंड को ऐसी गुड न्यूज़ मिली आज? हाँ, एक और मेरी फ्रेंड है श्रेया, उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 31 आई है। मुझे उससे बात करनी है, अभी तक मैं बात नहीं कर पाया हूँ, बट मैं उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा थोड़ी देर में अभी। चलिए हमारी तरफ से भी उनको भी बधाइयाँ। और जब आज आप बाड़मेर में हैं घर वालों के साथ, ये देखो कोई भी सेलिब्रेशन हो डबल हो जाता है जब घर वाले साथ होते हैं, तो कैसा महसूस हुआ जब रिजल्ट आया, सारे घर वाले साथ, वो मोमेंट क्या था? वो मोमेंट काफ़ी स्पेशल था ऑनेस्टली। मैं शायद इसी चीज़ के लिए इतने टाइम से लगा हुआ था इस प्रोसेस में, क्योंकि जब आप खुद होते हो इस प्रोसेस में तो आपको एक पॉइंट के बाद इतना अप डाउन नहीं होता फीलिंग में, बट घर वाले हैं वो एक्चुअली में फ़ील कर पा रहे होते हैं। मेरी माँ जैसे काफ़ी खुश हो गई थी, मैंने सबसे पहले उन्हें ही बताया मेरा रिज़ल्ट। पापा हॉस्पिटल से दौड़े दौड़े आए, मुझे बहुत तेज़ी से गले लगाया, तो ये शायद इसीलिए थी ये पूरी मेहनत। तो काफ़ी अच्छा लगा आज। पापा ने इससे पहले गले लगाया? हाँ, गले लगाया। पापा थोड़े कम तो है इमोशनल, बट ठीक है, आज का दिन आज काफ़ी स्पेशल था, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था आज का दिन। तो चलिए देखिए, अभी ये बताइए घर वालों के साथ आज खाने में क्या पसंद करने वाले, घर वाले क्या बनाने वाले? क्योंकि मम्मा को तो पता है कि अगर बेटे ने कुछ बड़ा किया तो मम्मा अपने हाथ का ज़रूर कुछ खिलाती है। मम्मा ने तो पहले ही चालू कर दिया था अच्छे से खिलाना। मैं रिज़ल्ट आने से पहले ही चूरमा बना दिया था उन्होंने, तो कि आज तो तेरा अच्छा ही आएगा रिज़ल्ट। उन्हें मुझसे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, तो देखते हैं आज शायद पता नहीं क्या होगा, बट कुछ अच्छा ही होगा डेफिनेटली। चलिए लास्ट 2 सवाल। पहला ये कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या जिनके मन में ये सपना है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है बाड़मेर के कई लोग, आपके हॉस्पिटल के कई ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे ये बोलेंगे हमें भी तन्मय भैया जैसा कुछ करना है, तन्मय भैया जैसा बनना है, तो उनको क्या कहोगे? मेरी एक ही रहेगी एडवाइस मोर और लेस कि आप अपना 100% पोटेंशियल को एक बार ड्रीम करें कि आप 100% जब अपना होते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और कोशिश कर लें कि आप वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में एक चीज़ रहती है कि हम 100% जब तक ना हो थोड़े निराश होकर निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से कि आज मैं खुद का फुल नहीं दे पाया। वो चीज़ ज़्यादा दुखती है मेन रिज़ल्ट से, अगर नहीं होता है तब भी। तो मुझे बस एक ही एडवाइस है कि आप अपना प्रोसीजर लें जो भी है, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और अपने 100% पोटेंशियल को टारगेट करें, और बस वहाँ तक बिना पहुँचे वहाँ तक रुकना नहीं है। यही मेरी एडवाइस रहेगी सबके लिए। और एज एन ऑफिसर अब आपका आगे क्या विज़न रहने वाला है?
एज एन ऑफिसर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे आसपास जो है मेरा जो कैडर होगा, जो मेरे आसपास के लोग होंगे, मैं उनको कैसे अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, कैसे इस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं और हेल्प कर सकता हूँ अपने इनपुट से, अपने टैलेंट से और अपने हार्ड वर्क से। मैं कोशिश करता रहूँगा जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अभी तक इस एग्ज़ाम से, मैं उनको रेप्लिकेट कर पाऊँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन करियर में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँ वहाँ भी। इन फ्यूचर अगर कभी आपको राजस्थान कैडर मिलता है, बाड़मेर मिलता है, तो क्या चेंज करना चाहोगे? बाड़मेर में मैं चेंज तो अभी तो बाड़मेर जैसे काफ़ी डेवलप हो रहा है, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ रही है, बट मैं चाहूँगा कि बाड़मेर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो। यहाँ के गांव-गांव तक जो कनेक्टिविटी है, जैसे हॉस्पिटल सर्विसेज की तो मुझे डायरेक्टली पता है, बट बाकी सर्विसेज भी हैं वो काफ़ी कम पहुँचती है। जैसे मार्केट नहीं होते गाँव में, आपको एक छोटी सी किराना की दुकान मिलेगी, वो भी इस कड़ी धूप में पहुँचने के लिए कौन निकलेगा, ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज जो हैं वो आम जन तक ज़्यादा तेज़ी से पहुँचे, उनको सुविधाएँ ज़्यादा अच्छे मिले, ताकि वो एक इस पूरे डेवलपमेंट जर्नी का पार्ट बने रेदर देन वो फ्रिंजेस में रहे। तो यही मेरी अल्टीमेट ड्रीम होगी कि मैं कैसे सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ उन सबको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए, और आपको एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि जल्दी अब एक किसी बड़े लेवल पर आपको देखें और आगे और भी कई मुकाम आप हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू।